हेलो चाओ, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर पर। आयोग का सभी अच्छे होंगे। तो लगभग जो बच्चे बैक एग्जाम जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उनका जो ओवरऑल एग्जाम है क्लास 12th वालों का तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो फिजिक्स का पेपर ये आपका जो है कि बैक पेपर 2024 का है उत्तराखंड बोर्ड का। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह के आए थे, अब कॉपी चेकिंग की जो प्रोसेस है वो कैसी रहने वाली है, हार्ड चेकिंग होगी, इजी चेकिंग रहेगी, और पेपर का जो लेवल था वो कितना आप बोल सकते हैं कि हार्ड था या इजी था, वो भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। प्लस उससे पहले और इसका पूरा सॉल्यूशन भी देखेंगे इस पेपर का। बट उससे पहले एक चीज़ आप लोग के लिए कि हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर मिल चुका है। बाकी आप चाहे आर्ट साइड से हैं या फिर आपके कोई दोस्त हो, चाहे क्लास 10th में हो या चाहे क्लास 12th में हो, तो आपने अपने दोस्तों से या फिर अगर आपके पास है कोई सब्जेक्ट का बैक पेपर, क्योंकि हमें सिर्फ अभी तक फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिल पाया, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलावा किसी और सब्जेक्ट का बैक पेपर है या फिर आपके किसी फ्रेंड सर्कल के पास है, तो आपने उनकी एक सिंपल सी पीडीएफ बना करके हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देनी है। आपने ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेना है। जिन बच्चों के पास नहीं है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जरूर पीडीएफ बना करके सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम उसको वेबसाइट पर अपलोड कर पाएँ, और ताकि नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आएँ, और इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, ताकि आप इजीली वहाँ से जाकर के नेक्स्ट ईयर जो बच्चे आएंगे वो इजीली यहाँ से प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इनकी कोई चार्ज नहीं है। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर आप जा करके वेबसाइट से ले सकते हैं फ्री में। तो बाकी एनसीईआरटी सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। बाकी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो भी सिर्फ मेन एग्जाम के समय वो आपको परचेज करने होते हैं बहुत कम कॉस्ट पर। तो फिलहाल देना करते हुए करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। पेपर आज का फिजिक्स रहने वाला है, और बात करें कि क्वेश्चन पेपर के लेवल की, तो क्वेश्चन पेपर का लेवल ना तो ज़्यादा हार्ड था और ना ज़्यादा इजी था, मतलब 50-50 था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक भी पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चंस थोड़े से हाई लेवल के भी पूछे गए थे। तो एटलीस्ट ऐसा क्वेश्चन पेपर था कि अगर आप करके आए हैं तो पास हो जाएंगे। तो सिंपल सा 2024 आप देख पा रहे हैं, भौतिक विज्ञान सैद्धांतिक। समय आपको 3 घंटे, पूर्णांक जो कि है 70 नंबर का रहता है इसमें। तो ये बेसिक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके अगर आपको पढ़ना होगा। बाकी कुछ वैल्यूज जो आपको क्वेश्चन में मिल रहती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पहला जो प्रश्न था इसके अंदर कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य श्रेणी में पाई जाती है। चार आपके सामने ऑप्शन थे, लाइमन, उसके बाद आ गया आपका बागर, और फिर पास्टन या फिर फुंड। तो बात करें यहाँ पर सही आंसर की, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा, बागर। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, और बाकी आप लोगों को बता दूं कि जितने ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, चाहे आप अभी बैक पेपर देख करके आए या फिर नेक्स्ट ईयर जो बच्चे वीडियो को देखेंगे, तो ये सारे आपके देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगभग लगभग पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, तो इनको आपने तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है, वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान। और ये क्वेश्चन पेपर प्लस ये पूरा सॉल्यूशन आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रतिकर्षण बल का मान हमसे पूछा है, फर्स्ट नंबर पे है बढ़ जाएगा यानी इंक्रीज होगा, घट जाएगा डिक्रीज होगा, वही रहेगा यानी रिमेन सेम, या फिर शून्य हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका इसका फोर्थ नंबर यानी शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपके इसमें पूछा गया है एमसीक्यू में। वो है, वास्तविक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय का कारण होता है फ्लक्स क्षरण, भंवर धाराएं, कुंडलनों का प्रतिरोध, या फिर उपरोक्त सभी। देखो ये आपके जो तीन ऑप्शन है, इन तीनों के कारण ही क्या होता है, ऊर्जा का क्षय होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तो फोर्थ नंबर इसका, चौथा नंबर उपरोक्त सभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आपके घ नंबर पर। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेग वेक्टर वी से गतिमान आवेश क्यू पर लगने वाला बल वेक्टर एफ है। तो आपका जो फॉर्मूला होगा या फिर रिलेशन होगा वो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन चारों में से अगर बात करें सही आंसर की, तो आपका हो जाएगा क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, यानी थर्ड नंबर इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर, इसी के 5वें पर, कि जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप प्रतिचालक में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक अपद्रव्य तत्व की संयोजकता है। ऑप्शन आपके सामने है 4, 3, 6 या फिर 5। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड वाला यानी 3। अगला प्रश्न है, किसी कण का संवेग 2 गुना कर दिया जाता है, इसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य हो जाएगी 4 गुनी, 2 गुनी, आधी, या फिर अपरिवर्तित। तो बात करें सही आंसर की, हो जाएगा सही आंसर थर्ड वाला यानी आधी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें कहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी क्या रहेगा। ऑप्शन जो आपके सामने यहाँ पर बच्चों दिए हैं वो है कि आवृत्ति परिवर्तित हो जाती है, तरंग दैर्घ्य अपरिवर्तित रहता है। तो बात सीधा करते हैं आंसर की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है और इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो परिवर्तित हो जाती है, तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है, यानी सेकंड नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है। जहां नंबर है इसमें कहा है कि दो समान फोकस दूरी f वाले उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है, यदि इस लेंस संयोजन की फोकस दूरी f है तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर, यानी कैपिटल F इज ग्रेटर देन स्मॉल f। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है इसमें निष्कर्ष और कथन से संबंधित एक प्रश्न आपका पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन में कहा है कि स्थिर व्यतिकरण पैटर्न में समय के साथ उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट की स्थितियां नहीं बदलती है। कारण आपको दे रखा है स्थायी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंग स्रोत से निकलने वाली तरंगों के मध्य कालांतर स्थिर रहना चाहिए। तो इसका ए हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका जल H2 में बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। कुछ अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेशों के केंद्र संपाती नहीं होते। तो एक बार आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये जहां नंबर है और अणा नंबर है, इन दोनों में आप लोग कौन सा आंसर टिक करके आए हैं। ठीक है, तो एक इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है इन दोनों में, तो जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो आप लोग वहां पे जाकर के इसका जो आंसर है वो कंफर्म कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर साथ में दिखा देता हूँ, दोनों पेजों को हम एक साथ रखेंगे ताकि जो क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो हम एक साथ देख पाए। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, एक तरफ क्वेश्चन और एक तरफ आंसर रखेंगे। आई होप कि आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके आए होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नजदीक लाए जाते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इस स्थिति में आकर्षण बल द्वारा कार्य किया जाता है, अतः निकाय की स्थिति ऊर्जा घट जाती है। ठीक है, तो स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो प्रश्न है इसी में नंबर 3 पर पूछा गया आपसे। पेज को थोड़ा सा हम क्वेश्चन वाले को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अंदर की तरफ, और आप अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, आपको क्वेश्चन पेपर अदर सब्जेक्ट का मिल जाता है, तो आप लोग जरूर उसको पीडीएफ बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कर दीजिएगा और आप इनको हमारे वेबसाइट से जाकर के इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी चुंबकीय पदार्थ, फुल स्क्रीन में ले लेते हैं, यदि किसी चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति एक्स का मान छोटा तथा ऋणात्मक है, यानी चुंबकीय प्रवृत्ति आप दिखाते हैं, साइन आप सामने देख पा रहे हैं, मैग्नेटिक जो सस्पेक्टिबिलिटी है का मान छोटा तथा ऋणात्मक है, तो यह किस प्रकार का चुंबकीय पदार्थ है। तो बात करें इसके आंसर की, आंसर हो जाएगा इसका बच्चों क्या हो जाएगा, थर्ड होगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ आ जाएगा इसका सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है इसमें कि एक उत्तल लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल ये लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने क्लास 10th में भी कर रखा है, तो पूरा यहाँ पर आपका इसको सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो एफ जो फोकस दूरी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, अगर आप मीटर में रखेंगे तो 0.5 मीटर है। तो यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें आपसे पूछा है कि बिना वायस की पीएन संधि में होल यानी पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर क्यों विस्तृत होते हैं। तो बात करें आंसर की, तो बिना वायस पीएन संधि से होल पी क्षेत्र में एन क्षेत्र की ओर विस्तृत होते हैं क्योंकि पी क्षेत्र में होल सांद्रता एन क्षेत्रों में इनकी सांद्रता से अधिक होती है या अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मैं सीधा आप लोगों को क्वेश्चन क्योंकि हमें थोड़ा सा इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है एक एक क्वेश्चन, या फिर मैं दोनों को एक साथ ले लेता हूँ। तो बस थोड़ा सा ये है कि आपको छोटा दिखेगा स्क्रीन पे, दोनों को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि हम क्वेश्चन और आंसर दोनों को एक साथ लेकर के चलें। ठीक है, अब एक तरफ है आपके पास क्वेश्चन, इधर क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। इसमें का एक अल्फा कण 1.5 गुणा 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो क्यू आपको दे रखा है, ई का मान दिया है, सिंपल ज्ञात करना हमको क्या, एल का कण अल्फा कण पर लगने वाला बल।
होता है F बराबर क्यू ई, सिंपल क्यू का मान दे रखा है और आपका ई का मान, दोनों को रखा हमने, F का मान आ गया कितना 4.8 गुणा 10⁻⁻15 न्यूटन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न था इसमें बच्चों, उसको देख लेते हैं। और क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं बोल सकते कि टफ था, ठीक ठाक था। अगला क्वेश्चन नंबर आपका सामने जो है वो है 7। इसमें कहा है किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन अफवाह विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किए गए बल के कारण उत्पन्न होता है। इस बल के द्वारा त्वरण उत्पन्न होना चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन अपरिवर्तित औसत अफवाह वेग कैसे प्राप्त कर लेते हैं? तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है, जिससे उसकी अफवाह चाल तक तब तक बढ़ती है जब तक वह धातु के धनायन से संघट्ट नहीं करता। संघट्ट के पश्चात यह अपनी अफवाह चाल खो देता है, पर यह पुनः त्वरित होता है तथा पुनः इसके अफवाह वेग में तब तक वृद्धि होती है जब तक यह पुनः संघट्ट नहीं करता, और यह क्रम चलता रहता है, अतः औसतन इलेक्ट्रॉन केवल अफवाह चाल प्राप्त कर पाता है। प्रश्न नंबर 7 अगला प्रश्न है इसमें कि C1 C2 C1 व C2 धारिताओं वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़कर क्यू आवेश दिया गया है। प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर तथा आवेश ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सिंपल मैं आपको ये फुल स्क्रीन पर दे देता हूँ। ये आपने देख लेना है कि प्रत्येक का जो विभवांतर है वो आपका हो जाएगा Q अपॉन C1 प्लस C2, और आवेश हो जाएगा आपका, वो आप देख पा रहे हैं सामने। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ इतना आपने इसमें लिख करके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 9। एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टी के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, पर 4.5 गुणा 10⁻⁻2 का बल आघूर्ण लगता है। चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9। तो सिंपल आपको यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है वो आपने यहाँ पर देखिए, बल आघूर्ण निकालना है, यानी टाउ इक्वल टू MP sin थीटा हो जाएगा। सिंपल वहां से हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, M की। ठीक है, तो अब बाकी हमने M को शिफ्ट किया, जो टाउ है वो आपका कहाँ चले जाएगा, देखो टाउ इक्वल टू हो जाएगा आपका MP sin थीटा। तो हमें निकालनी है M की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका टाउ अपॉन में B sin थीटा। वैल्यू रखिए, सिंपल हमारे सामने आंसर इसका आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार 0.30 गुणा 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर सेकंड इनवर्स की चाल से गिर रहा है। तार में प्रेरित विद्युत भागबल का तात्क्षणिक मान क्या होगा और विद्युत भागबल की दिशा क्या होगी? तो ये जो क्वेश्चन है इसका अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन किया, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी सॉल्यूशन आपके सामने है A और B नंबर करके। ठीक है, तार की लंबाई हमें दे रखी है और B इक्वल टू H आपका दिया है 0.30 गुणा 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 1.5 मिली वोल्ट। बी नंबर में हमसे पूछा है, तो बी नंबर में है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होगा, तार में प्रेरित धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होगी, अतः प्रेरित विद्युत भागबल की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर कौन सा 11। 11वें का आंसर आप लोग जो अगर किसी ने किया है तो आप लोग बताइए, क्योंकि अभी सॉल्यूशन बहुत जल्दी है और अभी थोड़ा सा बिजी भी चल रहा है पूरा शेड्यूल, तो इस वजह से कुछ क्वेश्चंस है जिनमें थोड़ी सी मेहनत अभी नहीं की है मैंने ढूंढने में, और आप लोग के लिए सॉल्यूशन, बाकी जो क्वेश्चन छूटे हैं उनका मैं आप लोगों को एक अलग से सेपरेट या फिर शॉर्ट वीडियो दे दूंगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में। अगला प्रश्न है 12 नंबर की पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की 2 आवश्यक शर्तें बताइए। तो इनकी जो आवश्यक शर्तें हैं वो हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12, तो आवश्यक शर्तें हैं कि प्रकाश की किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, फिर सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर, कि किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, तो द्रव्यमान क्षति किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके न्यूक्लियनों से गुणना द्वारा प्राप्त संभावित द्रव्यमान से सदैव कम होता है। द्रव्यमान के इसी अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इस प्रकार द्रव्यमान क्षति बराबर क्या हो जाएगा, गणना द्वारा प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। सिंपल फॉर्मूला आपने देख लिया, ये आपका कंप्लीट इसका सॉल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना है, अगर आप इतना करके आए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर
अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो हमने उसको भी इसी में कवर कर लिया है, तो वो मैं आपको एक और बता देता हूँ। ये आपका 13 हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का शायद इसमें सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 16, गाउस के नियम की सहायता से किसी अनंत विस्तार वाली एक समान आवेशित समतल चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है, और जिन बच्चों ने पीडीएफ परचेज करी होगी तो उनको क्लियर उसमें देखने को मिल गया होगा ये क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। ये आपके सामने पूरा देखो, जो नोट्स हैं उसमें भी आपको ही मिल जाएगा। सिंपल आपने डायग्राम बनाया था, उसके बाद आपने थोड़े से इसके बारे में रचना लिख देनी थी। क्यू ई करके, सॉरी फाई ई करके आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए प्लस ई डी ए करके, इसमें आपने इसको सॉल्यूशन पूरा दे देना है, ठीक है। तो आपका लास्ट आ जाएगा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे 17 नंबर का जो अथवा वाला है, वो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। स्व प्रेरकत्व क्या है? एक लंबी धारावाही परिनालिका के स्व प्रेरकत्व का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। तो 17 का अथवा है, इसको देख लेते हैं कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो उस कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल के बराबर होती है जब धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये आपका जो भी हम 17 देख रहे थे उसी का ये पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन आपका लेंथी है, 3 या 4 नंबर का ये प्रश्न है, तो आपने पूरा यहाँ तक लिख करके आना था। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा है कि 10 ओम प्रतिरोध, क्या क्या बताना है हमको? 10 ओम के प्रतिरोध प्रेरकत्व L की कुंडली तथा धारिता C के संधारित्र के श्रेणी संयोजन पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर 220 रूट 2 साइन फिर 100 पाई टी लगाई गई है। यदि परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात तथा धारितीय बराबर हो तो ज्ञात करना है परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा वोल्टता का आरएमएस मान, ठीक है। और इसी में और था आपको दिया हुआ प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति। तो इन तीनों का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टोटल 3 पूछे हमसे, तो क्वेश्चन जो है वो आपका 3 नंबर में है, तो तीनों का आंसर यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपका आ जाएगा 10 ओम, सेकंड वाले का आ जाएगा 220 वोल्ट, और थर्ड वाला जो उसमें पूछा उसका आ जाएगा आंसर 50 हर्ट्ज। कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में आपसे कहा है यहाँ पर कि नीचे प्रदर्शित चित्र में दिखाए गए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी आपको दे रखी है कितनी? 10 सेंटीमीटर। बिंदु वस्तु O के अंतिम प्रतिबिंब की उत्तल लेंस से दूरी ज्ञात कीजिए, किरण आरेख भी खींचिए। 3 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ दिया गया था, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे उत्तल लेंस के लिए आपने देख लिया, यू जो है वो आपका आ जाएगा -20, एफ आ जाएगा +10। लेंस के सूत्र का आपने यूज किया यहाँ पर, सिंपल जो वैल्यू दे रखी थी वो आपने यहाँ पर रखी, और बहुत ही सिंपल क्लास 10th का बेसिक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या किरण आरेख भी बनाया था, तो वो आपको यहाँ पर कंप्लीट आपने देख लेना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें कि निम्नलिखित दशाओं में प्रत्येक तरंगाग्र की आकृति क्या है वो आपको बतानी है। 3 है यहाँ पे, किसी बिंदु स्रोत से अपसारित प्रकाश, उत्तल लेंस से निर्गमित प्रकाश जिसके फोकस बिंदु पर कोई बिंदु स्रोत रखा है, किसी दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश तरंगाग्र का पृथ्वी द्वारा अवरोधित भाग। तो इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। ए नंबर है, जब एक बिंदु स्रोत से प्रकाश अपसरित होता है तब तरंगाग्र जो है गोलीय अभिसारी प्रकार का होता है। बी नंबर जो है आपको दिया है, इसमें कहा है जब बिंदु स्रोत को उत्तल लेंस के फोकस पर रखा जाता है तब लेंस से निर्गत प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है तथा तरंगाग्र समतल होती है। डी है आपका, इस स्थिति में तरंगाग्र की जो आकृति लगभग समतल होती है क्योंकि प्रकाश स्रोत पृथ्वी से दूरस्थ तारा है, अतः बड़े गोले के पृष्ठ पर छोटा क्षेत्रफल लगभग समतल है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21 जो है, इसका हम अलग से आपको दे देंगे सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। जो कंप्लीट सॉल्यूशन है अभी कुछ 3 से 4 क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको इसमें नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल को बताइए तथा इसकी 2 कमियां लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, ये इसका पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपको दे रखा है, इसको आपने पढ़ लेना है एक बार,
ठीक है, और इसके जो दो दोष हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यह परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सका क्योंकि ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एक दिन समाप्त हो जाएगी और वह नाभिक में गिर पड़ेगा, जो कि असंभव है। दूसरा है, यह हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या ना कर सका। कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न इसमें जो दे रखा है प्रश्न नंबर 23 करके, कि पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों के लिए ऊर्जा बैंड आरेख खींचे तथा इनके आधार पर दोनों प्रकार के अर्धचालकों में अंतर बताइए। तो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। पी प्रकार एवं एन प्रकार के अर्धचालकों के लिए ऊर्जा बैंड आरेख निम्नलिखित प्रदर्शन नीचे दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर सिर्फ बनाना था, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। बाकी इन दोनों के बीच में डिफरेंस एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक के बीच में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, उसको देख लेते हैं क्या कहा इसमें। एक 24 का आंसर आपको नहीं दिया गया यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 जो है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि लेंस मेकर सूत्र लिखिए, यह सूत्र क्यों उपयोगी है। अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के करने हैं। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ये आपको बताना था। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट दिया गया है, तो इसको आपने यहाँ पर डिटेल में देखना है। अगर आप इतना करके आए तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाते हैं। उसको आपने पढ़ लेना है यहाँ पर पूरा डिटेल में। और बाकी इसके बाद एक जो लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका, वो था कौन सा, एक गद्यांश दिया हुआ था। ठीक है, अनुच्छेद दिया गया था, अनुच्छेद को पढ़ करके ही आपने इनके आंसर देने। तो आई होप कि वो आप इसके आंसर लिख करके आए होंगे बिल्कुल एक्यूरेट। तो ये था पूरा फिजिक्स का पेपर। और अगर आप लोग के पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलावा कोई और पेपर, सॉरी फिजिक्स और मैथ्स के अलावा कोई और क्वेश्चन पेपर है, या अगर आपके दोस्तों के पास है, तो आप लोग जरूर हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ बना करके सेंड कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले कि जो कॉपी चेकिंग की प्रोसेस है, देखो हार्ड नहीं रहेगा। अगर आप कॉपी में लिख करके आए हैं, बैक एग्जाम है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा टफ मार्किंग नहीं होगी, हार्ड मार्किंग नहीं होगी। तो कॉपी थोड़ी सी इजीली चेक हो जाएगी। अगर आप करके आए हैं तो आप समझ लीजिए पास हो जाएंगे। और जो ग्रेस मार्क्स हैं वो भी आपको मिलने हैं, 8 नंबर के जो ग्रेस है। ठीक है, और ग्रेस मार्क्स लेने के लिए आपके मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 18 होने चाहिए। अगर आपके 18 नंबर हैं तो आपको ग्रेस मिल जाएगी। तो जो बच्चा लग रहा है कि मेरे क्लियर 23 नंबर 24 नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आप अगर 18 नंबर पे आए तब भी आप इसमें पास हो जाएंगे। तो बेस्ट विशेष है। और रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट आप लोगों का जो है वो आ जाएगा 15 अगस्त तक। 15 से 20 अगस्त के बीच में आप लोगों का जो रिजल्ट है बैक पेपर का वो आ जाना है। तो बस तब तक इंतजार करिए। और बेस्ट विशेष है। और अपने दोस्तों में भी जरूर चैनल को शेयर करिए ताकि वो लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। और बोर्ड एग्जाम जो नेक्स्ट आपका 2024-25 उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस आपके अच्छे रिजल्ट के लिए।